नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की कहानी का शीर्षक है जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम आज भी उतने ही घटिया इंसान हो जितने कल थे। अच्छा ही हुआ जो मैंने अपने मम्मी पापा के मशवरे को मानकर तुमसे शादी से इनकार कर दिया। जूही ने रमन से कहा, और तुम क्या कह रहे थे? मेरे पति आशीष को सब बता दोगे? तुम क्या बताओगे? आशीष को तो मैं पहले ही से सब पता है। मैंने शादी से पहले ही आशीष को तुम्हारे बारे में सब बता दिया था। जूही बोलते बोलते हांफने लगी थी। अगर सब बता दिया था तो यहाँ क्या करने आई थी? रमन ने कहा, तुम्हारी कल की हरकत का जवाब देने आई थी। जवाब कल भी होली के पार्टी के दौरान दे सकती थी, लेकिन तुम्हारी पत्नी को सबके सामने शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। जूही ने रमन से कहा। उसके साथ ही जूही का हाथ रमन के गालों पर था। तड़ाक की तेज आवाज़ पूरे कैफ़े में गूंज उठी थी। वहां बैठे लोगों की नज़रें रमन और जूही के टेबल की तरफ फूट गई थी। सभी ने रमन को अपना गाल सहलाते हुए और जूही को आत्मविश्वास से जगमगाते चेहरे के साथ कैफ़े से बाहर निकलते हुए देखा। जूही ने बाहर आकर कैब बुक की और कैब का इंतज़ार करने लगी। कैब 5 मिनट में आ गई थी। जूही ने अपने ऑफिस जाने का मन ही नहीं था, इसलिए उसने ड्रॉप लोकेशन के लिए अपने घर का पता ही डाल दिया था। कैब में बैठने के थोड़ी देर बाद जूही जब सामान्य हुई तब उसका मन कैब से भी तेज़ दौड़ने लगा और उसके कॉलेज के दिनों में ले गया। कॉलेज में जूही और रमन दोनों अच्छे दोस्त थे और धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई थी। रमन द्वारा जूही पर अधिकार जताना जूही को शुरू में बहुत अच्छा लगता था, लेकिन धीरे धीरे यह अधिकार जताना तानाशाही में बदलने लगा। रमन जूही की जिंदगी के हर छोटे से छोटे फैसले में हस्तक्षेप करने लगा था। रमन जूही पर गुस्सा करने लगा था, उस पर चिल्लाता भी था। जूही ने कॉलेज के वार्षिक उत्सव में एक समूह नृत्य में भाग लिया था। उस दिन रमन ने जूही पर बहुत गुस्सा किया था। तुम्हें नाचते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? सभी लड़के घूर घूर के तुम्हें ही देख रहे थे। अपनी ड्रेस देखी है? सब कुछ नज़र आ रहा था। रमन जूही पर चिल्लाए जा रहा था। जूही को समझ में नहीं आ रहा था कि रमन के साथ क्या समस्या है। पहले तो सब कुछ ठीक था। अपने और रमन के रिश्ते को लेकर उसके मन में संशय के बादल छाने लगे थे, लेकिन वो रमन के भावात्मक रूप से इतना ज़्यादा जुड़ी थी कि उससे दूर होने या उसे छोड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। रिश्तों के गड़बड़ के माध्यम में होली का त्यौहार आ गया। जूही ने रमन को अपने घर बुलाया था। जूही के कुछ और फ्रेंड्स भी आए थे। होली की हंसी ठिठोली जारी थी। जूही के एक फ्रेंड ने जूही के गाल पर रंग लगा दिया। इसको लेकर रमन ने जूही से झगड़ा शुरू कर दिया। रमन, तुम मेरे घर के मेहमान हो, हम अपनी समस्या कल सुलझा लेंगे, अभी यहाँ तमाशा मत करो। जूही ने रमन को समझाने की कोशिश की। रमन ने वही जूही के सबके सामने एक तमाचा जड़ दिया। जूही ने रमन को अपने मम्मी पापा से मिलवाने के लिए बुलाया था, लेकिन रमन की इस हरकत से वहां मौजूद सभी व्यक्ति सकते में थे। रमन वहां से जा चुका था। पार्टी के बाद जूही के मम्मी पापा ने जूही को कहा कि बेटा, यह रमन तुम्हारी जैसे महत्वाकांक्षी लड़की के लिए सही नहीं है। वाकई में इसके जैसा शक्की लड़का किसी भी लड़की के लिए सही नहीं है। तुम्हें अपने निर्णय पर एक बार फिर विचार करना चाहिए। जूही ने अपने मम्मी पापा की बात को न मानकर अपने और रमन के रिश्ते को एक और मौका देने का निर्णय लिया। जूही MBA करना चाहती थी और उसको दूसरे शहर में अच्छे कॉलेज में प्रवेश भी मिल गया। कॉलेज देश के कुछ गिने चुने अच्छे कॉलेज में शुमार था। जूही और उसके मम्मी पापा बहुत ही खुश थे। जूही ने जब रमन को अपने प्रवेश के बारे में बताया तो रमन ने अपना आपा ही खो बैठा। तुमने प्रवेश लेने एक बार भी मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा? अकेली लड़की अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर में कैसे रहेगी? तुम्हारे मम्मी पापा को भी एक पैसे की अकल नहीं है। जवान बेटी को कौन घर से बाहर अकेले भेजता है? रमन गुस्से में बोले जा रहा था। रमन, तुम्हें मैंने बताया था, मेरे मम्मी पापा के बारे में एक भी लफ्ज़ और नहीं। जब अकेला लड़का बाहर जाकर पढ़ सकता है, नौकरी कर सकता है, तो लड़की क्यों नहीं कर सकती? हर बार लड़की के ही पंख क्यों कतरे जाएं? जूही ने कहा। हेलो,
ये बातें महिला दिवस पर करो, तभी अच्छा लगता है, असल में ज़िंदगी में नहीं। मैं यह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी होने वाली पत्नी अकेली अनजान जगहों में पर घूमे। रमन ने बेशर्मी से कहा। रमन, हम शादी करेंगे या नहीं, यह तुमने अकेले में ही तय कैसे कर लिया? जूही ने आश्चर्य से पूछा। अकेले का क्या है, जब प्यार करते हैं तो शादी तो करेंगे ही ना। रमन ने जूही के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। रमन, मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए और न ही ऐसा रिश्ता चाहिए जिसमें एक कहे और दूसरा बस सुनता रहे, एक मालिक हो और दूसरा गुलाम, एक कैदी हो और दूसरा जेलर। मुझे तुम्हारा साथ घुटन दे रहा है, तुम्हारे ये बंधन मुझे मंजूर नहीं। आज से मैं तुम्हारे सारे रिश्ते तोड़ती हूँ। मेरे मम्मी पापा ने तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही कहा था। जूही ऐसा कहकर वहाँ से निकल गई थी। रमन ने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। जूही दूसरे शहर में पढ़ने के लिए चली गई थी। कुछ समय बाद जूही के पापा का ट्रांसफ़र भी दूसरी जगह हो गया था। वो शहर और उस शहर से जुड़ा हर शख्स पीछे छूट गया था। एमबीए के बाद जूही एक कंपनी में जॉब करने लग गई थी और जॉब के दौरान आशीष से मुलाकात हुई और दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। दोनों के घर वालों ने भी हंसी खुशी इस रिश्ते को रजामंदी दे दी। जूही ने आशीष को अपने अतीत के बारे में सब कुछ बता दिया था और आशीष को उससे कोई समस्या नहीं थी। उसने सिर्फ इतना ही कहा कि जूही, तुम्हारा अतीत तुम्हारे वर्तमान और भविष्य में आड़े नहीं आना चाहिए। कल क्या हुआ उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कल क्या होगा मेरे लिए उससे ज़्यादा मायने हैं। जूही और आशीष अपनी ज़िंदगी में खुश थे। कल आशीष का ऑफिस में होली के अवसर पर उत्सव रखा गया था, जिसमें सभी को परिवार के साथ आमंत्रित किया गया था, इसलिए जूही भी आशीष के साथ आई थी। वहीं जूही को अपना अतीत रमन नजर आया था। जूही अपने अतीत को छोड़कर बहुत आगे बढ़ गई थी, इसलिए उसने रमन का औपचारिक अभिवादन किया। लेकिन रमन बिल्कुल नहीं बदला था। रमन की पत्नी भी उसके साथ ही थी। वो एकदम चुपचाप रमन के पास ही खड़ी थी। होली की पार्टी थी, लेकिन उसके कपड़ों पर रंग नहीं था और न ही किसी से हंस बोल रही थी। मेरे कॉलेज की दोस्त है जूही, ऐसा कहकर रमन ने जूही का परिचय अपनी पत्नी से कराया। जी नमस्ते, ऐसा कहकर वो चुप्पी लगा गई थी। उसकी चुप्पी में अहंकार नहीं था, बल्कि डर था। रमन ने अपनी पत्नी पर कई तरीके के रोक टोक लगा रखी थी। तुम तो अब और भी खूबसूरत हो गई हो, रमन ने दांत निपोड़ते हुए जूही से कहा। तुम भी बिल्कुल नहीं बदले हो, जूही ने कहा। जूही उसके बाद एक दूसरे लोगों से मिलने जुलने लग गई। थोड़ी देर बाद रमन जूही के पास आया और कहा, अभी तो मैं निकलता हूँ, अभी फुर्सत में मिलेंगे। अपनी बात खत्म करते हुए रमन ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। जूही ने उससे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे दिया। रमन ने जूही के हाथ में एक पर्ची पकड़ा दी थी। रमन के मुर्दे के पास जूही ने वो पर्ची खोली तो उसमें लिखा था, कल मुझे दोपहर में राज कैफ़े में मिलो, नहीं तो तुम्हारे पति को बता दूंगा। रमन की हरकत पर जूही को क्रोध तो ऐसा आ रहा था कि जाते हुए रमन को रोककर यहीं उसे 2 तमाचे जड़ दे, लेकिन फिर उसने मौके की नज़ाकत को समझते हुए अपने आप को रोक लिया। कुछ देर बाद आशीष और जूही भी अपने घर को लिए निकले। जूही ने आशीष को रमन की लिखी चिट्ठी पर्ची दिखाई। जूही को आशीष ने बताया कि रमन ने अपने परिवार को पार्टी में लाने से बिल्कुल मना कर दिया था। आशीष ने यह भी बताया, रमन के साथ काम करने वाली लड़कियों पर भी फप्ती कसता रहता है। उसका मानना है कि बाहर काम करने वाली लड़कियां चरित्रहीन होती हैं। रमन तो एक घटिया और ओछी मानसिकता का पुरुष है। तुम उसकी बातों से अपना दिमाग खराब मत करो। उसे ना तो खुद किसी त्यौहार में कोई रुचि है और ना ही दूसरों को ठीक से मनाने देता है। तुम ठीक कह रही हो, जूही ने आशीष से कहा। फिर तुमने क्या सोचा है? इग्नोर करो, आशीष ने कहा। नहीं, उससे मिलने जाऊंगी, उसे सबक तो सिखाना है, जूही ने कहा। ठीक है, तुम्हारे हर फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूँ, आशीष ने कहा। मैडम, आपकी लोकेशन आ गई है,
ड्राइवर की आवाज़ से जूही अपने ख्यालों की दुनिया से हकीकत की दुनिया में वापस आ गई थी। भैया, ऑनलाइन पेमेंट हो गया है, ऐसा कहते हुए जूही कार से उतर रही गई थी। उसके डोरबेल बजाते ही आशीष ने दरवाज़ा खोल दिया था। उसे देखते ही बोले, आ गई मेरी झांसी की रानी, क्या सबक सिखाया रमन को। अरे यार, अंदर तो घुसने दो, दरवाजे पर ही सारी कहानी सुनोगे, जूही ने अंदर घुसते हुए कहा। सोफे पर बैठते हुए जूही ने कहा कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब रमन से रिश्ता टूटने का मुझे तनिक भी अफसोस नहीं है। इसके साथ ही जूही ने आशीष को सारी घटना ज्यों की त्यों सुना दी थी। रमन तुम्हारा तमाचा जिंदगी भर नहीं भूलेगा, आशीष ने कहा। हाँ, शायद एक तमाचा उसे लड़कियों की इज्जत करना सिखा दे, जूही ने कहा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आए तो कमेंट्स, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।